18वीं सदी की वो कुर्सी काफी मजबूत थी। उसमें की गई कारीगरी भी कमाल की थी कि जो भी देखे वो मुग्ध हो जाए। इस वक्त वो एक आलीशान घर के कमरे में सजी हुई थी, जिसका मालिक शायद अभी अभी उसे किसी नीलामी से खरीद कर लाया था। उसे अपने ऊपर काफी फक्र हो रहा था कि उसने इस चेयर को खरीद लिया, जिसे पाने के लिए कई लोग मचल रहे थे। और वो फिर तो क्या, बहुत पुरानी 18वीं सदी की थी, तो लोग तो मचलेंगे ही। उस कुर्सी को लाए हुए उसे कुछ दिन हो गए थे, लेकिन मजाल कि उसने उसमें किसी को बैठने दिया हो। कई दिन तक तो उसने उस कुर्सी को एक शोकेश के तौर पर बस सजा कर रखा था। घर पर आने जाने वाले लोगों को बड़े ही घमंड से वो दिखाया करता था। ना किसी को बैठने देता और ना ही खुद बैठता था। उसे उस कुर्सी को निहारते हुए देखना काफी पसंद था। एक दिन वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और उस वक्त उसका वो आलीशान घर पूरी तरह से खाली था। और इसी समय का फायदा उठाते हुए कुछ चोर उसके घर में घुस आए और अपनी चोरी का सामान तलाश करने लगे। तभी उन चोरों की नज़र उस कुर्सी पर पड़ी और जैसा कि होना था, उस कुर्सी को देखकर वो चोर भी मुग्ध हो गए और उनकी भी नीयत पलट गई। उस कुर्सी के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुना था, सो उन्होंने पूरा मन बना लिया कि वो इसे भी लेकर चलेंगे। वो लोग जब उस कुर्सी को उठाने लगे तो कुर्सी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे। ये देखकर वो लोग थोड़ा हैरान तो हुए और फिर ये सोचकर कि शायद पुराने ज़माने की है और भारी भी, ये सोचकर उन्होंने रहने दिया। लेकिन फिर उनमें से एक ने कहा, कुर्सी ले नहीं जा सकते तो क्या, इसमें कम से कम बैठकर तो देख ही सकते हैं। देखे तो बैठकर कैसा लगता है, इस कुर्सी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कहते हुए उनमें से एक उस कुर्सी पर आराम से बैठ गया। वो कुर्सी आगे पीछे होती थी। उसमें बैठते ही काफ़ी सुकून सा मिलने लगा उसे। और फिर वो अपनी आंखें मूंदने लगा कि उसके दूसरे दोस्त ने अचानक से उसे धक्का देकर उठाया और खुद भी वो उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों उस कुर्सी को निहारते रहे, उसमें बैठे। उसके बाद कुछ चीज़ें चोरी करने के बाद वो दोनों चलते बने। जब उस घर का मालिक आया तो पाया कि उसके घर पर चोरी हो चुकी थी। उसने इसकी शिकायत भी की और जल्दी उन चोरों का पता भी चल गया और बताए अनुसार पुलिस भी उस पते की ओर चल पड़ी। उन्हें उनका घर मिल गया। वो उनके घर के दरवाजे के एकदम करीब थे और जैसे ही पुलिस ने उन चोरों का घर का दरवाज़ा खोला तो सामने का जो नज़ारा था वो देखकर उस मकान मालिक के साथ साथ पुलिस भी हैरान थे। वो दोनों चोर जिन्होंने चोरी की थी, वो दोनों इस वक्त फर्श पर मरे हुए पड़े थे और बहुत ही अजीब तरीके से उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हुए पड़े थे। दोनों की आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था। बड़े अजीब तरीके से वो दोनों मृत पाए गए थे। ये देखकर पुलिस को बड़ा ही अजीब लगा। आसपास कुछ भी सुराग नहीं मिला और ना ही कोई वजह। खैर, मामला जल्दी ही खत्म हो गया। काफ़ी दिन तक वो कुर्सी उस घर की शान बढ़ाती रही और उस घर का मालिक भी बड़ा ही अकड़ता रहा उस कुर्सी के लिए। आखिरकार उसने भी एक दिन अपना मन बना ही लिया उस कुर्सी पर बैठने का। वो बैठा और कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसे बड़ा सुकून सा लगा और उस कुर्सी पर बैठते ही उसकी नींद लग गई। इस वक्त ज़ोर ज़ोर से घर की बेल बज रहे थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था।
शायद बाहर उस आदमी से मिलने के लिए उसका कोई दोस्त आया हुआ था। काफ़ी देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने उसे फ़ोन किया और उसका फ़ोन भी उसने नहीं उठाया तो उसे बड़ा अजीब सा लगा और उसने सिक्योरिटी की मदद से दरवाज़ा तोड़ने का तय किया। दरवाज़ा तोड़कर वो घर के अंदर घुसा। काफ़ी छानबीन करने के बाद वो ऊपर रूम की तरफ गया जो उसके दोस्त का रूम था और जैसे ही वो रूम में गया सामने का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसका दोस्त नीचे ज़मीन पर अजीबोगरीब तरीके से पड़ा हुआ था। वो मर चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था, लेकिन वो मर चुका था और उसके बाजू में कुर्सी भी रखी हुई थी। उसका दोस्त ये सब देखकर काफ़ी चकित रह गया। कुछ दिन बाद वो कुर्सी उस घर में वैसी ही पड़ी रही। तब उसके दोस्त को एक बात मालूम पड़ी कि कुछ दिन पहले चोर भी इस घर में आए थे और वो लोग भी कुछ इसी तरह से मरे पाए गए थे। उसे इस बात की भनक लगी तो उसने थोड़ी छानबीन करने की ठानी, क्योंकि सबकी मौत लगभग एक ही तरीके से हुई थी और ये काफ़ी अजीब बात थी। इसलिए उसने उसका कारण जानना चाहा। वजह जानते जानते उसे उस नई चेयर के बारे में पता चला जो कि उसका दोस्त कुछ महीने पहले ही अपने घर पर लेकर आया था। उसे थोड़ा अजीब लगा कि जब वो मरा हुआ था तब वो कुर्सी उसके बाजू में ही थी। इसलिए उसने उस कुर्सी के बारे में पता लगाने का तय किया और काफ़ी पता लगाने के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां वो उस कुर्सी की नीलामी में रखी गई थी। वहां पर पता करके उसे मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति ने भी किसी जगह से खरीदा था, लेकिन उसे काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा उस कुर्सी से महसूस हो रहे थे। इसलिए उसने उसे बेचने का फैसला किया। उसके उस दोस्त ने काफ़ी पता लगाया और काफ़ी खोजने के बाद उसे एक व्यक्ति के द्वारा पता चला कि उस कुर्सी का इतिहास काफ़ी पुराना है और जिसकी भी कुर्सी थी उसका घर जब उसके मरने के बाद काफ़ी सालों के बाद बिकने लगा तो घर खरीदने वाले ने सबसे पहले इस कुर्सी को ही अपने पास रख लिया। तब से कुर्सी ना जाने कितने लोगों के पास से गुजरती हुई तब जाकर उसके दोस्त के पास आए थे और फिर उसे मालूम पड़ा वो राज जिसे सुनकर वो सुन्न रह गया। उसे उस व्यक्ति ने बताया कि उस कुर्सी के बारे में वो काफ़ी कुछ जानता था, क्योंकि जो घर बिका हुआ था उस घर के एरिया के पास ही वो रहता था, जो कि अब काफ़ी विकसित हो चुका था। उसने अपने दादाजी से उन सब कहानियों के बारे में सुन रखा था जो बेबुनियाद बिल्कुल भी नहीं थे। उसी के तर्ज पर उसने उस दोस्त को सारी कहानी बतानी शुरू की। ये कुर्सी 18वीं शताब्दी की है जो कि कर्नल जिम मोर्न की थी। 1876 में जिम मोर्न उस समय भारत के किसी पद पर अधीन थे। ये जो कुर्सी है वो उसी की थी। उसे एंटीक चीज़ों का काफ़ी शौक़ था, इसलिए वो हर चीज़ अपने लिए अलग से ही चाहता था। तो वो चाहे पलंग हो या फिर कोई और चीज़, जो भी उसे कारीगरी से बनवा देते हैं, उसी में वो ये कुर्सी भी थी जिसे उसने बनवाया था। लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा उसे इस कुर्सी से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। इस कुर्सी में जो कारीगरी थी वो उसे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि जिसने उस कुर्सी को बनाया उसे भी उसने मार दिया ताकि ऐसी कारीगरी कुर्सी वो किसी और को बनाकर ना दे। वो कुछ मानसिक रूप से थोड़ा परेशान भी था। बस अकेले उस कुर्सी पर दिन भर बैठा ही रहता। उस वजह से उसकी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि उसे कुछ और सूझता नहीं था। काफ़ी हद तक वो एक मानसिक रोगी की तरह हो गया था। और एक दिन
उसकी कुर्सी में बैठे बैठे ही मौत हो गई। कहा जाता है कि वो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा उस कुर्सी में ही रह गई जो कि सबसे उसे प्रिय थी। कई दिन तक वो कुर्सी ऐसी ही पड़ी रही, लेकिन जब उस कुर्सी पर जो भी बैठे उन सबकी बड़ी अजीब तरीके से मौत हो गई थी। सबकी आंखें खुली रहती, मुंह खुले रहते और उनके शरीर टेढ़े मेढ़े हुए थे, जैसे कि उन्हें काफ़ी घुटन से मारा गया हो और हाथ पैर टेढ़े कर दिए गए हों। जब कुछ लोगों की मौत इस कुर्सी पर बैठने से हुई तो इसके नकारात्मक तथ्यों की जांच की गई। इस कुर्सी को चर्च ले जाया गया और फिर वहाँ काफ़ी निरीक्षण करने के बाद इस कुर्सी को एक नकारात्मक ऊर्जा महसूस की गई। बाद में ये बताया गया कि उस कुर्सी पर उस कर्नल की आत्मा बस चुकी है, इसलिए जो भी उस कुर्सी में बैठता है वो उन्हें मार देता है। वो उनके मन और दिमाग को भी अनियंत्रित कर देता है, जिससे कि इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है और घुटन से तड़पने लगता है, अपने हाथ पैर चलाने लगता है, जिस वजह से उसकी इसी हालत में मौत हो जाती है। इसलिए जो भी आदमी मरता है उसकी आंखें और मुंह खुली रह जाती हैं और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उस कर्नल को वो कुर्सी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके अलावा कोई और इस कुर्सी पर बैठे। इसलिए जो भी इस कुर्सी पर बैठने की हिमाकत करता उसकी आत्मा उन सबको बेहद ही निर्दयी तरीके से मार देती। ये सब सुनने के बाद काफ़ी लोगों ने इस कुर्सी के प्रति डर बैठ गया था और फिर ये कुर्सी कई दिनों तक एक एंटीक शॉप में पड़ी रही। लेकिन साल दर साल और फिर सदियां बीत गई और सब लोग भी इस बात को भूल गए और आज घूम फिर कर इस कुर्सी ने वापस से लोगों की जान लेनी शुरू कर दी। ये सुनकर उस आदमी को जिसने अपना दोस्त भी उस कुर्सी की वजह से खो दिया था, वो वापस गया और उस कुर्सी को उसने वापस चर्च लेकर गया और वहाँ उसके बारे में बताया। मालूम करने पर पता चला कि उस कुर्सी में अभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, इसलिए कुछ विधि विधान से उस कुर्सी पर किया गया और फिर उसके बाद कुर्सी को एक म्यूज़ियम में रख दिया गया, लेकिन नीचे नहीं ऊपर लटका कर, ताकि लोग उसके बारे में जानें लेकिन बैठ ना सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। धीरे धीरे रात गहराती चली जा रहे थे। इस घोर रात में पीली रोशनी के साथ एक बस सुनसान रास्ते पर जोर की आवाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात के अंधेरे में दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा दिल की धड़कन को और भी तेज कर रहा था। बस में सिर्फ एक ही यात्री था और वो था आकाश। आकाश अपने गांव जा रहा था कि तभी उस बस में बैठे आकाश ने अपनी घड़ी की ओर देखा। वो मन ही मन बोला, रात के 11 बजने को है और अभी तक टिटोड़ी गांव नहीं आया। कितनी ज़ोरों की भूख लगी है और ये जंगल, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आकाश दिल्ली से निकलने में उसे काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए आज वो हमेशा की बस में नहीं बैठा था। आकाश को दिल्ली नोएडा में एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी मिली थी। आज पूरे 8 महीने के बाद वो अपने घर अपनी छोटी बहन और माँ पापा से मिलने जा रहा था। आज उसकी बहन का बर्थडे था। आकाश सोचने लगा, उसका सरप्राइज गिफ्ट उसे दूंगा तो उसके मासूम से चेहरे पर कितनी प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी। सोचते हुए उसने अपने पॉकेट से गिफ्ट निकाला और वापस पॉकेट में रख लिया कि तभी बस वहाँ एक गांव में जाकर रुकी और उस गांव से एक औरत
जो कि करीबन 50 साल की थी, अपने पति के साथ बस में चढ़ी। उसने आकाश को देखकर कहा, अरे बेटा, ये बैग जरा चढ़ा दो तो, बहुत भारी है। आकाश उस औरत की ओर देखकर बोला, कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। कहते हुए आकाश ने फिर उस औरत से पूछा, वैसे आपका सीट नंबर क्या है? आकाश को जवाब में जैसे ही उस औरत ने अपना सीट नंबर बताया तो वो हंसते हुए बोला, अरे आंटी, ये तो मेरे पास वाली ही सीट है। कहते हुए उसने वो बैग अपनी सीट के पास ही रख दिया। तभी वो औरत बोली, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? उस औरत के सवाल के जवाब में जैसे ही आकाश ने उसे उस गांव का नाम बताया, उस औरत की और उसके पति की आंखें चौड़ी हो गईं और वो बोली, क्या तुम टिठोड़ी गांव के आगे जा रहे हो, और वो भी इस वक्त? लेकिन तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? वो जगह रात के लिए ठीक नहीं है। तभी आकाश बोला, क्या वहाँ ऐसा क्या है? वो मेरे गांव का पड़ोसी गांव है, आज तक मैंने तो कुछ ऐसा नहीं सुना। तभी वो औरत बोली, लेकिन बेटा, मैंने तो सुना है कि वहाँ रात में जो भी जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। आकाश के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे उस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पता नहीं क्या नाप शनाप बोले जा रही है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। सोचते हुए आकाश अपनी सीट से उठा ही था कि वो औरत फिर से बोली, एक काम करो बेटा, तुम हमारे साथ हमारे स्टॉप पर उतर जाओ और कल सुबह अपने गांव चले जाना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बहन का जन्मदिन है और वैसे भी मुझे लेट हो गया है, मैं और कहीं नहीं रुक सकता। कहते हुए आकाश ने अपने बैग के साथ अपना सामान हाथ में लिया कि तभी वो औरत फिर से बोली, अरे पर बेटा, कल चले जाना अपने घर, मेरी बात सुनो, आज हमारे साथ उतर जाओ और कल सुबह अपने गांव चले जाना। रात में वहाँ जाना ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तभी आकाश चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरा घर जाना ज़रूरी है, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं उतर सकता। तभी वो औरत बोली, तो कल चले जाना, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अरे आंटी, मैं आपको जानता ही नहीं, आपके साथ ऐसे आपके घर कैसे चल दूँ? और मैं कोई लिफ्ट ले लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। आकाश थोड़ा परेशान होता हुआ बोला। तभी उस औरत के पास में बैठा हुआ उसका पति बोला, अरे तुम कहाँ उसे समझाने की कोशिश कर रही हो? ये आजकल के बच्चे हैं, ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं। तभी वो औरत बोली, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो बच्चा है, हमें उसे रोकना चाहिए। कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आकाश मन ही मन सोचने लगा, दोनों बूढ़े पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं, कहाँ मैंने इनकी मदद कर दी। तभी बस रुक गई। शायद उन दोनों औरत आदमी का स्टॉप आ गया था और जाने से पहले उस औरत ने आकाश की ओर चिंता भरी निगाहों से देखा और आगे चली गई। कुछ देर के बाद वो दोनों पति पत्नी एक गांव में उतर गए और आकाश वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब रात के 12 बजने को थे और बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। माहौल में एक अजीब सी ठंड बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे बस आगे की ओर जा रहे थे ठंड और भी ज़्यादा बढ़ती जा रहे थे। कुछ देर बाद वो बस ठिठोड़ी गांव पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो बस से उतरने के लिए अपनी सीट से उठा, उसने देखा कि बस का दरवाज़ा खुल गया था। एक एक करके बहुत सारे लोग बस में चढ़ने लगे। उन सभी को देखकर आकाश सोचने लगा, इतनी रात में इतने सारे लोग,
यहाँ से कैसे चढ़ रहे हैं? और जबकि अगला बस स्टॉप तो लास्ट बस स्टॉप है। जैसे ही उसकी नज़र उन लोगों पर गई, उसने देखा कि उनके चेहरे पर आँख, नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं था। ये नज़ारा देखकर उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसका गला सूख गया था। वो अपनी सीट के नीचे छुपने की कोशिश करने लगा और जैसे वो सभी लोग उस बस में आकर बैठ गए, बस फिर से आगे चलने लगी। वो सभी जिंदा इंसान तो नहीं थे, वो शायद मुर्दे थे। जैसे ही वो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, वैसे ही आकाश उठकर खड़ा हुआ। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे उस औरत की बात मान लेनी चाहिए थी और वहीं उतर जाना चाहिए था। ये सोचकर आकाश बस के गेट की ओर भागने लगा। गेट के पास पहुंचकर उसने देखा कि बस का गेट बंद हो चुका है। उसने ड्राइवर की ओर देखा तो वो भी आकाश की तरफ ही देख रहा था। उसका चेहरा बाकी लोगों से नॉर्मल था, यानी कि इंसान की तरह। उसने इशारे से आकाश को अपने पास बुलाया। आकाश डरते डरते ड्राइवर के पास जाकर बैठा और फिर ड्राइवर ने उससे कहा, चुपचाप यहीं बैठे रहो, हिलो मत और ज़्यादा आवाज़ मत करो। तुम्हें टिटोड़ी गांव के आगे जाना था ना, बस वहीं तक जाएगी और फिर तुम वहीं उतर जाना। जिसके बाद आकाश ने डरते डरते पूछा, ये लोग, ये कौन है और ये है क्या? इस पर ड्राइवर ने आकाश की ओर देखा और फिर कहा, ये लोग जिंदा नहीं हैं, ये मुर्दे हैं। ये रात को इसी तरह बस में चढ़ते हैं टिटोड़ी गांव से और फिर कुछ दूर जाने के बाद अचानक ही गायब हो जाते हैं। इतना कहकर जैसे ही ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो फिर वो सारे लोग जितने के जितने मुर्दे थे सब गायब हो गए। आकाश ये देखकर एकदम से घबरा गया और फिर वो डरते डरते ड्राइवर के पास ही बैठा रहा। ड्राइवर को भी ये नहीं पता था कि आखिर ये मुर्दे लोग बस में क्यों चढ़ते हैं और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एकदम से गायब क्यों हो जाते हैं। खैर, आकाश अपने गांव उतर गया और फिर बस भी आगे बढ़ गई।